लो नंबर 13, मदद मांगते समय दया या धन्यवाद की नहीं बल्कि खुदगर्जी की पुकार दें। विचार, अगर आपको किसी साथी की मदद चाहिए तो उसे ये याद ना दिलाएं कि आपने पहले उसकी कितनी मदद की है या उसके लिए कितने अच्छे काम किए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपको नजरअंदाज करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेगा। इसके बजाय अपनी दरख्वास्त से किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा कर दें जिससे उसे फायदा होगा। इस फायदे को बड़ा चढ़ाकर जोर शोर से बताएं। जब उसे ये लगेगा कि आपकी मदद करने की वजह से उसका भला हो सकता है तो वो पूरे जोश से आपकी मदद करेगा। शक्ति की चाबी। शक्ति की खोज में आपको बार बार अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी। मदद मांगना भी एक कला है। ये कला इस बात पर निर्भर करती है कि आप में सामने वाले को समझने की कितनी काबिलियत है और ये भी कि आप अपनी और उसकी जरूरतों के फर्क को समझते हैं। ज्यादातर लोग मदद मांगने में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अपनी इच्छाओं और जरूरतों में खोए रहते हैं। वो ये मान बैठते हैं कि वो जिन लोगों से मदद मांग रहे हैं वो बाशौक भाव से उनकी मदद करेंगे। वो इस तरह की दरख्वास्त करते हैं जैसे उनकी ज़रूरतें दूसरों के लिए ज़रूरी हों, जबकि शायद उन्हें उनकी कतई परवाह नहीं होती है। कई बार वो बड़े मुद्दों का हवाला देते हैं, कोई बड़ा लक्ष्य या प्यार और धन्यवाद जैसे बड़े भाव। वो बड़ी तस्वीर दिखाने लग जाते हैं जबकि रोजमर्रा की बातों में प्रभावित करने की ज्यादा शक्ति होती है। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपनी खुद की जरूरतों में उलझा रहता है और अगर आप उसकी खुदगर्जी का वास्ता नहीं देते हैं तो वो आपकी मदद करने को अपने समय की बर्बादी मानेगा। इस अमल में अहम कदम सामने वाले के मनोविज्ञान को समझना है। क्या वो घमंडी है? क्या वो अपनी इज्जत या सामाजिक ओहदे के बारे में चिंतित है? क्या उसके ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें हराने में आप उनकी मदद कर सकते हैं? क्या वो सिर्फ धन और शक्ति से ही इंस्पायर्ड होता है? जब 12वीं सदी में मंगोलों ने चीन पर हमला किया तो 2000 साल पुराना कल्चर और तहजीब खतरे में पड़ गई। मंगोलों के सेनापति चंगेज खान की नजर में चीन सिर्फ एक ऐसा देश था जहां उसके घोड़ों के लिए काफी चारा नहीं था। उसने पूरे देश को तहस नहस करने का फैसला किया क्योंकि उसने सोचा बेहतर यही रहेगा कि चीन को मिट्टी में मिला दिया जाए ताकि यहाँ हमारे घोड़ों के लिए घास उग सके। चीनी तहजीब को बर्बाद होने से जिसने बचाया वो कोई सैनिक सेनापति या राजा नहीं बल्कि येलू तसाई नाम का मामूली आदमी था। तसाई खुद एक विदेशी था लेकिन वो चीनी कल्चर से प्रभावित था। वो चंगेज खान के भरोसे के काबिल सलाहकार बनने में कामयाब हो गया और उसने उसे यकीन दिला दिया कि अगर चीन को बर्बाद करने के बजाय वो वहाँ के नागरिकों पर टैक्स लगा देगा तो इससे उसे ज्यादा फायदा होगा। चंगेज खान को इसमें ज्यादा समझदारी दिखी और उसने तसाई की सलाह मान ली। जब चंगेज खान ने कैफेंग शहर पर लंबी घेराबंदी के बाद कब्जा किया और इसके नागरिकों को मौत के घाट उतारने का फैसला किया जैसा उसने उन बाकी शहरों में किया था जहाँ उसका विरोध हुआ था, तो तसाई ने उसे बताया कि कैफेंग में चीन के सबसे अच्छे कारीगर और इंजीनियर रहते हैं और उनके हुनर का फायदा उठाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कैफेंग को बख्श दिया गया। इससे पहले चंगेज खान ने कभी ऐसी दया नहीं दिखाई थी, लेकिन सच तो ये था कि कैफेंग दया की वजह से नहीं बचा था। तसाई चंगेज खान को अच्छी तरह से जानता था। चंगेज खान एक बर्बर देहाती था जिसे तहजीब की कतई परवाह नहीं थी। तसाई ने उस एकलौते भाव को जगाया जो इस तरह के आदमी पर सफल हो सकता था, लालच। अपनी पसंद या खुदगर्जी ही वो लीवर है जो लोगों को घुमाती है। एक बार जब आप उन्हें ये दिखा देते हैं कि आप किस तरह से उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं या उनके लक्ष्य तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकते हैं तो आपकी दरख्वास्त को पूरा करने की दिशा में सारी बाधाएं जादू से गायब हो जाएंगी। शक्ति हासिल करने के रास्ते में हर कदम पर आपको ये सीखना होगा कि आप दूसरे व्यक्ति की तरह सोचें, उसकी जरूरतों और पसंद को भापें। आप अपनी भावनाओं के पर्दे को हटा दें क्योंकि इससे सच्चाई धुंधली हो जाती है। अगर आप इस कला में अच्छी तरह से माहिर हो जाते हैं तो फिर आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। फेबल्स, ईसप 6वीं सदी। देहाती और सेब का पेड़। एक देहाती के बगीचे में सेब का एक पेड़ था जिसमें फल नहीं लगते थे।
उस पर सिर्फ गोरैया और टिड्डे ही बैठते थे। उसने पेड़ काटने का फैसला किया और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर इसकी जड़ों पर प्रहार करने लगा। टिड्डों और गोरैया ने उससे दरख्वास्त की कि वो उस पेड़ को ना काटे क्योंकि वो उन्हें पनाह देता है। उन्होंने कहा कि वो गीत गाकर उसकी थकान कम कर देंगे, लेकिन उस देहाती ने उनकी दरख्वास्त पर कतई ध्यान नहीं दिया और पेड़ पर प्रहार करता रहा। जब वो पेड़ के कोटर तक पहुंचा तो उसे वहां मधुमक्खियों का एक छत्ता दिखा जिसमें बहुत सा शहद था। शहद चखने के बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी दूर फेंक दी और पेड़ की बहुत अच्छी देखभाल की। खुदगर्जी से ही बहुतेरे लोग इंस्पायर्ड होते हैं। आर्थर शोपेनहावर कहते थे कि ज्यादातर लोग खुद में इतने ज्यादा डूबे रहते हैं कि उन्हें अपने अलावा किसी चीज में सच्ची दिलचस्पी नहीं होती है। जब भी कोई बात करता है तो वो हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि इस बात से उन्हें किस तरह का फायदा हो सकता है। अगर उन्हें अपना कोई फायदा नजर आता है तो वो पूरे ध्यान से सुनने लगते हैं, चाहे इस बात से उनके फायदे का बहुत दूर का ही संबंध हो। तस्वीर बांधने वाली रस्सी। दया और धन्यवाद की रस्सी कमजोर होती है और पहले ही झटके में टूट जाती है। इस तरह की लाइफलाइन ना फेंकें। आपसे खुदगर्जी की रस्सी बहुत मजबूत होती है और इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ये बरसों तक आपकी सेवा करती रहेगी। माहिर की राय। जेआ डेला ब्रूअर कहते थे कि अपनी किस्मत चमकाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका लोगों को ये साफ दिखाना है कि आपकी तरक्की में ही उनकी तरक्की छिपी हुई है।